अंग्रेज जब तक हमारे देश के अंदर नहीं आए थे तब तक हम ये मानते थे कि हमारे इतिहास का सबसे प्राचीन सोर्स जो है, जो एंशिएंट सोर्स जो है, वो हमारा एक ग्रंथ है ऋग्वेद। कि ऋग्वेद जो है वो हमारे इतिहास का सबसे एंशिएंट सोर्स है। उससे पहले हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो टाइम पीरियड है 1500 बीसी। इसलिए भारत का जो इतिहास था वो 1500 बीसी के आसपास का इतिहास हुआ करता था। 1500 बीसी में आपने कहते भाई इसके पहले वाले हमें नहीं पता, इसके बाद वाली चीजें पता है, ऋग्वेद के बाद वाली चीजें पता थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे गोरे आए तो गोरों में एक आदमी था यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक बंदा था। पुरातत्व का बड़ा शौकीन जीवड़ा था, इधर उधर जाता, और वो जब भी कोई गांव देखता उसे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है यहाँ पे कि यार यहाँ पुराने टाइम में कुछ ना कुछ रहा होगा। ये जो देश है ये यार प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। ये नहीं हो सकता कि यार इस देश की हिस्ट्री ये 1500 के आसपास से, 1500 बीसी के आसपास से शुरू होती हो, पहले भी यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा। फिर वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, भगवान बुद्ध में बहुत रुचि रखने लग गया था। और इसका रीजन था, हुआ क्या कि जब गोरे इंडिया में आए थे उससे पहले तक वो दो धर्मों के बारे में ज्यादा जानते थे। खुद ईसाई थे, या तो यहूदियों के बारे में और जानते थे या मुसलमानों के बारे में जानते थे, इस्लाम के बारे में जानते थे। जब वो इंडिया आए तो उन्हें कई नए नए प्रकार के धर्म मिले। हिंदू धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैनों के बारे में, सिखों के बारे में। हालांकि हम कहते हैं कि भाई बौद्ध, जैन और सिख अलग है ही नहीं, हिंदुओं के पंथ ही हैं, पर उन्हें यह बात भी यहां पर आकर पता चली। अलेक्जेंडर कनिंघम को बौद्ध में बड़ा मजा आया और उसे लगा यार दुनिया में कोई धर्म जो अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर फैले हो तो दो बड़े धर्म है, ईसाई और इस्लाम। ईसाइयों का खूब देशों में परचम है, इस्लाम खूब देशों में फला फूला। यदि आप कारण ढूंढने जाओगे कि इन दो धर्मों के पीछे क्या कारण थे, तो इन दो धर्मों के पीछे बड़े कारण इनके राजा थे। कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए, आक्रमण करके वहां की पूरी पब्लिक को धर्मांतरित कर दिया, कन्वर्जन किया, उसे दूसरे धर्म में लेकर आए। एक बड़ा रीजन ये है। दूसरे रीजन भी है कि शिक्षाओं से प्रभावित होकर कोई संतों द्वारा, लोगों द्वारा, प्रचार द्वारा ये भी किया होगा, पर एक बड़ा रीजन इतने बड़े क्षेत्र में फैलने का कारण राजा रहे, तलवार के दम पर विस्तार किया गया। एक तीसरा धर्म जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में फैला है तो वो बौद्ध है। भारत से शुरू हुआ धर्म चाइना में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, बर्मा में, श्रीलंका में, नीचे वाला पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है अपना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसमें पूरे के अंदर फैला हुआ। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो जैसे ईसाइयों वाला और इस्लाम वाला जो धर्म है ये राजाओं द्वारा फैलाया गया, तलवार के दम पर फैलाया गया, क्या बौद्धों ने भी इसे तलवार के दम पर धर्म फैलाया? लोगों का दिमाग खराब है। वो बंदा तो ये था जो कह के गया था अहिंसा परमो धर्म है, उसका तो सिद्धांत ही ये था कि युद्ध बंद करो और अहिंसा का पालन करो। हम तो आज दिन तक कहते हैं कि भारत वह सभ्यता है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ऐसा काम नहीं करता था हमारे बड़ा आदमी। तो साहब बुद्ध के अनुयायी इतने कैसे बन गए, फॉलोवर इतने कैसे बन गए, इतने कैसे लोग मानने लगे? उसकी शिक्षाओं को पढ़ गए, उसने कुछ बातें बताई, लोगों को समझ में आई, लोग इंप्रेस हुए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। कनिंघम को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मतलब लोग शिक्षाओं को पढ़ के भी फॉलो कर सकते हैं उसको। अब कनिंघम ने बुद्ध भगवान के बारे में जहां जहां से उसे जानकारी मिल सकती थी जुटानी शुरू की। जो जो इलाके बुद्ध से संबंधित थे उनका उसने उत्खनन वगैरह करना शुरू किया, दौरा करना शुरू किया। पर उसके साथ में लफड़ा दूसरा, उसे कोई चीज मिलती वो कहता ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कहीं से कोई माला मिल गई उसको, गले में जो मालाएं पहनते हैं किसी जगह से, और वो लिखता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोग थे वो मालाएं पहनते थे इस प्रकार की। अब वो बौद्धों की थी नहीं थी, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात थी। पर फिर भी हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व का यदि कोई जनक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी है यदि कोई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, बेचारा वही करके गया था सबसे पहले। धीरे धीरे जब रेलवे आया भारत के अंदर तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ब्रेंटन बंधु थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उन्होंने जो स्थानीय मजदूर थे, लोकल जो लेबर थे, उसको कहा कि इस रेलवे लाइन के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता है। ईंटें कहां मिल सकती है? मजदूरों ने कहा कितनी सिंपल सी बात की, ईंटें खूब पड़ी है। कहां पे? तो ये थोड़ा सा आपने जो है इससे थोड़ा सा आगे गांव है, मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीले को हटाओ तो नीचे ईंटें ईंटें। ऐसे कहां से ईंटें आई? कब हमें नहीं पता, को पुराने टाइम की पड़ी है ईंटें। तो उन्होंने कहा यार फिर वो काम की नहीं होगी, भुरभुरा गई होगी। उनका दिमाग खराब है, तू माथा फोड़ ले तो नहीं टूटे वो, इतनी पक्की ईंटें हैं। इंजीनियर बंधुओं ने वहां से खूब सारी ईंटें मंगवा ली, ईंटें मंगवा के वहां से रेलवे लाइन बिछा दी। पता भी नहीं लगाया वो ईंटें कहां से ला रहे हैं, कहां से नहीं ला रहे हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट भेजी जब ऊपर, तो उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी जगह से ईंटें प्राप्त कर रहे हैं जो पुरानी ईंटें हैं। अंग्रेजों ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया।
भारत का सौभाग्य था कि भारत में एक महानतम गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड कर्जन, और कर्जन ने आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही बना दिया। इससे पहले तक डिपार्टमेंट रेगुलर काम नहीं कर रहा था, उसको फंड नहीं मिल रहा था। अब आर्कियोलॉजी का एक रेगुलर डिपार्टमेंट बनाया, पुरातत्व विभाग बनाया। भारत का और बड़ा सौभाग्य कि उस विभाग में काम करने के लिए एक बेहतरीन बंदा आया, उसका जो डायरेक्टर बन गया उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम करके एक बंदा आया वहां पे। जॉन मार्शल ने पुरातत्व को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने पुरानी रिपोर्ट वगैरह देखी, उसको पता चला कि यार फलानी जगह से ईंटें मिली थी। उसने उस जगह पे दयाराम साहनी नाम के एक बंदे को भेजा, यार देखो यार जाके ईंटें कैसे क्या मिली। और जब दयाराम साहनी ने जाके उस मिट्टी के टीले को ढंग से हटाना शुरू किया, अचरज से आंखें फट गई। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर, पक्की ईंटों से बने हुए मकान, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सब मकानों के अंदर रसोई बनी हुई, स्नान घर बने हुए, कुएं बने हुए, प्रशासनिक भवन अलग, साधारण लोगों के रहने के लिए भवन अलग। उसे लगा ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पुराना शहर और कैसे प्राप्त हो सकता है जिसमें इतना सब कुछ सुव्यवस्थित हो। तब तक गोरे मानते थे कि ईसा मसीह के बाद में सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। ईसा ने सब कुछ बताया। पता चला साहब ये तो बहुत पुराना है। इसका यदि पता लगाया जाए, इसको आप कार्बन डेटिंग से इसकी यदि पता लगाओगे उम्र, तो ठेठ जाके कोई 4500 बीसी के आसपास में ठहरता है। एग्जैक्टली शुरुआत में यहां कहां रहा होगा, भले नगर बनना या शहर बनना 2250 बीसी के आसपास शुरू हुआ होगा, पर उससे पहले लोग तो रहते होंगे। उनको लगा एक ही कोई ऐसा ढांचा होगा। 1921 में दयाराम साहनी को वह जगह मिली थी जिस जगह का नाम था हड़प्पा। अगले ही साल रखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे और देखते हैं कि वैसा का वैसा एक और प्यारा, उतना ही सुंदर शहर, 125 सेक्टर में फैली हुई एक बस्ती मोहनजोदड़ो, डिट्टू जैसा हड़प्पा उतना मोहनजोदड़ो। अचरज की बात यह कि दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। अचंभा इस बात का है कि इतनी दूरी पर स्थित दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वही बनावट, वही सड़कें, वही ग्रिड सिस्टम, वही नालियां, पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों के मकान, और हड़प्पा से सवाया उससे कम नहीं। अंग्रेजों का इतिहासकार है पिगट कहता है जैसे किसी साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल का जीव सोरा हो गया इन सब चीजों को देखकर। जॉन मार्शल घोषणा करते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर नगर बने थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बनने लगे थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने नालियां बनाई थी तो वह क्षेत्र भारत था। और उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। कोटि कोटि प्रणाम उस जॉन मार्शल को। हम कहते हैं कि उसने भारत को जहां पाया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एस एन राव अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां प्राप्त किया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली भारत का इतिहास जहां पहले कहां ऋग्वेद के 1500 बीसी के आसपास से ही प्रारंभ माना जा रहा था, उस इतिहास को अब 4500 बीसी के आसपास से शुरू करना पड़ रहा था। और कालांतर की और खोजों ने तो बताया कि 7000 बीसी में मेहरगढ़ के अंदर खेती होनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, और अब जॉन मार्शल ने कहा कि खोद दो, ये वाला इलाका पूरा पाकिस्तान वाला का तो पूरा खोद दिया जाए। और हर साल आज चहुंदड़ो मिला, आज कोटदीजी मिला, आज सुरतुगही मिला, आज मुंडीकाक मिला, अल्लादीनो मिला, क्षेत्र पर क्षेत्र, क्षेत्र पर क्षेत्र। 47 आ गया, देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो वो तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो पिछले 25-26 साल की मेहनत से प्राप्त की गई थी, सारी की सारी पाकिस्तान चली गई। और अब पाकिस्तान ने अपने वालों का एनसीआरटी चेंज कर लो रे तुम्हारी। दुनिया में पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान में थी, दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में थे, दुनिया में सबसे पहले नालियां ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान में था। क्या भारत भारत लिखते रहते हो? अपने कहा है पहले तो अपने एक ही थे ना, कुछ ही नहीं था, थप्पड़ पड़ेंगे अब तुम्हारे, चेंज करो तुम्हारी। तब किसी अपने वाले का दिमाग काम किया कि जब यार पाकिस्तान वाले पंजाब में ये चीजें हो सकती है, तो ये थोड़ी है कि बाउंड्री बनाई होगी कि उधर उधर वाले पंजाब में लोग रहेंगे, अपने वाले पंजाब में भी तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजों ने खुदाई उस साइड के अंदर की, अपने खुदाई साइड में कर लो। और जब इस साइड में खुदाई करने शुरू हुए तो बहुत जल्दी पंजाब में एक जगह मिल गई, रोपड़। वैसा स्थल जैसे पुराने था, तो यार मिल रहे हैं इधर। थोड़े और नीचे उतरने शुरू हुए तो हरियाणा में एक बेहतरीन जगह मिली, बनावली। क्या ये तो वैसा ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा। कहा और नीचे उतरो, देखे थोड़ा और नीचे उतरे तो जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा एक हनुमानगढ़ में जगह मिली, कालीबंगा। थोड़ा और नीचे उतरे तब पता चला कि सभ्यता तो गुजरात में पड़ी है। 350 साइट्स मिली है अब तक, जिनमें 200 से ज्यादा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा और लोथल जैसी साइट मिली, कच्छ के रण के अंदर बसा हुआ धोलावीरा। स्टेडियम बना रखा उन लोगों ने,
नोटिस बोर्ड लगा रखा, तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे वो लोग। क्या टेक्नोलॉजी का विकास किया होगा यार उन लोगों ने। लोथल एक बंदरगाह, डॉकयार्ड बना रखा उन्होंने, गोदीबाड़ा बना रखा। इतने में हरियाणा में एक जगह मिली राखी गढ़ी, वो पता चला साहब आज दिन तक आपको जो मिला उनमें सबसे बड़ा तो ये है। हमारे राजस्थान के हिस्से में जो सेंटर आया वो सेंटर कालीबंगा है। शुरुआत में जॉन मार्शल ने कहा कि इसके सेंटर सिंधु नदी के आसपास में मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। फिर किसी ने कहा नहीं भाई साहब, कालीबंगा तो घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवा के किनारे है, कोई महाराष्ट्र का देमाबाद परवरा नदी के किनारे है, कोई यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, कोई जम्मू कश्मीर का मांडा चिनाब के किनारे है। अब तो फिर कहा गया पहली साइट जो इसकी मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। तो उस सभ्यता को दोनों नामों से जानते हैं, हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हम उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम सबको गर्व महसूस करवाने वाली महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पियन सिविलाइजेशन, जिसका राजस्थान में एक सेंटर था, वो सेंटर कालीबंगा हुआ करता था। ये वो कालीबंगा का टीले का ही फोटो है जहां से हमें वो नगर वगैरह प्राप्त हुआ था, ये वो टीला है। तो मैंने ये फोटो लगा दिया आपके लिए, थोड़ा आप देख लो इसको।